सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का जो राजन सीरीज हम पूरा कर रहे हैं, ये नया संस्करण है आपका 2024 का और इसको हम पूरा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसके साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 66 तक दो पार्ट में डिस्कस कर लिया है। इससे पहले अति लघुत्तरीय के 2 क्लास और 3 से 4 क्लास आपके बहुविकल्पी के कंप्यूटर विषय में हो गए हैं और इसके बाद हम लोग ये क्लास आपकी तीसरी क्लास है अति लघुत्तरीय की, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इतनी तैयारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है कि इतनी तैयारी आपको करनी रहती है। हर एक विषय का ऐसे ही हमने कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हर प्रश्न को खुद से लिखने का प्रयास करिएगा अपनी भाषा में, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हमको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 67 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, ठीक है। कम्युनिस ये एग्जैक्ट शब्द है, कम्युनिस। और इस कम्युनिस्ट का जो सामान्य अर्थ होता है, इसका अर्थ ही सामान्य, कॉमन और अंडरस्टैंडिंग, सामान्य समझ, सामान्य समझ, ठीक। ये सही कर लीजिएगा, आपके सीरीज में गलत दिया है। इसको सामान्य समझ होता है, इसका मतलब कम्युनिस्ट का मतलब हो जाता है कि सामान्य समझ। अब सामान्य समझ किसको लेकर के, जैसे जो कम्युनिकेशन का मतलब अब कैसे होता है, कम्युनिस्ट का मतलब आपने समझा कि ये सामान्य समझ होता है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति का, संस्थान का जो विचार है, जो सूचनाएं हैं, वह आपस में साझा करना, एक दूसरे को भेजना, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आप समझ गए कि ये कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह कम्युनिस्ट शब्द से हुई और इसका जो मतलब होता है वह कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। अब छात्रों के लिए जो सिलेबस में किताबें होती हैं उसको छात्र कहां से प्राप्त कर सकते हैं, यह पूछ रहा है। तो जो वेबसाइट्स हैं वह है www.book-online.com। दूसरी वेबसाइट है देखिए www.esmarts.com/books। और तीसरा देखिए www.fabmart.com और तीसरा देखिए www.amazon.com। तो यहां से किताबें जो हैं वह आपको देखने को मिल सकती हैं। और अमेजोन आजकल बहुत फेमस है और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वह केवल किताबें ही यह बेचा करता था। अमेजोन वेबसाइट जो है वह केवल किताबों का सेलर था। अब धीरे धीरे इसने लाखों प्रोडक्ट्स ले आया है, ठीक। तो ये सारी वेबसाइट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग संख्या 69 है, छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे बताना है ऐसी वेबसाइटें जहां पे रोजगार मिलता है। तो देखिए freshersjob.com, careerjobs.com और ये www सब में कॉमन रहेगा, alltimejobs.com और bankjobs.com। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी रोजगार प्राप्ति की वेबसाइट है। और यहीं पे एक और बढ़ा सकते हैं आप www.naukri
naukri.com। ठीक है, ये भी आपकी रोजगार संबंधी ही वेबसाइट है। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न क्या 70 है, एडुसैट के कोई दो कार्य लिखिए। एडुसैट आपको पता है एजुकेशनल सैटेलाइट GSAT-3। ठीक, एजुकेशनल सैटेलाइट हमारी हो गई। और इसके दो काम क्या है, एडुसैट का के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। पहला ये कार्य हो गया। दूसरा हो गया एडुसैट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षक प्रदान किया जाता है। ठीक, अब एडुसैट के कार्यों में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दूर दराज के इलाकों में एडुसैट सैटेलाइट के माध्यम से ही शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसके साथ लिख सकते हैं आप कि इसके द्वारा जो गुणकारी शिक्षक हैं उनको अधिक बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एडुसैट के कार्य में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 71 है, प्रसार भारती का स्थापना दिवस कब है। प्रसार भारती वह संस्था जो आपके दूरदर्शन और रेडियो को कंट्रोल करती है, तो उसका जो स्थापना दिवस है वह 23 नवंबर 1997। ये हमने बहुविकल्पी में भी देखा था और देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 72 है, प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर आप सभी को पता है कि जो भी सूचना होती है, जो भी डेटा होता है, उसको हार्ड कॉपी में आउटपुट लेना क्या होता है, यही प्रिंटर का हार्ड कॉपी में प्रिंट देना यह क्या काम होता है प्रिंटर का। तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इनको कागज पर छापती है। ठीक, तो प्रिंटर आप समझ पा रहे हैं प्रिंटर क्या है कि प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल युक्त है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा कागज पर इसको छापती है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 73 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये दो नाम याद रखिएगा। और आजकल और भी तरीके के प्रिंटर आ गए हैं, जैसे 3D प्रिंटर भी आ गया है, लेकिन मुख्यतः यह दो याद रखिए आप, ये दो आपके सिलेबस में दिया है, यह मेन है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न 74 है, स्मृति क्या है। स्मृति, अब आपसे कोई बोले कि आपकी स्मृति क्या है, तो आपकी स्मृति वह है जहां से आप क्या करते हैं, जहां आप अपने जीवन काल में घटी हुई घटनाओं को याद रखते हैं, पढ़ा हुआ जो डेटा है उसको याद रखते हैं। ठीक है, और जब आपको जिस स्मृति की काम लगती है वह आपको याद आ जाता है। तो इसी सेम ऐसे ही कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसका क्या काम होता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह जो आंकड़े होते हैं उनको सुरक्षित रखता है और फिर जरूरत पड़ने पर उनको कंप्यूटर में यूज करता जो है उपयोग करता है वह एक्सेस कर सकता है, उसको काम में ले सकता है। तो वही यहाँ पे देखिए कंप्यूटर किसी भी निर्देश सूचना तथा अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। कंप्यूटर में किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। ठीक, तो बोल रहा है कि कंप्यूटर में कोई भी निर्देश हो, सूचना हो या परिणाम हो, जिसे आउटपुट बोलते हैं, उसे संचित का मतलब होता है कि उसका भंडारण, उसको रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, स्मृति मेमोरी कहते हैं। ठीक, ये समझ गए आप लोग, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 75 है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो ज्ञानवाणी जो रेडियो स्टेशन है उसके शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 76 है, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसके डेटा प्रशिक्षित तथा विशेष से गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है।
इसके डेटा नहीं होगा, इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेष गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। तो यहाँ पे दूरदर्शन का गुण पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि हाँ दूरदर्शन क्या है, कैसे हम समझे उसका गुण आप बताइए। ठीक है, तो दूरदर्शन का गुण जो है वह रोचक ढंग से तथ्यों को, स्वेच्छा को सब तक पहुंचाना। ये आप लिख सकते हैं कि रोचक ढंग से दूरदर्शन के माध्यम तक सभी तक शिक्षा जो है वह पहुंच जाती है, और एक अच्छे शिक्षक जिसके अंदर विशेष गुण है उसकी जो कमी होती है उसको पूरा किया जा सकता है। देखिए हर शिक्षक की अपनी क्षमता होती है, कोई कम बच्चों को समझा पाता है, कहीं पे वही टीचर ज्यादा इंटरेस्ट बना करके बच्चों को ज्यादा समझा देते हैं। तो उन्हीं शिक्षकों की यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रशिक्षित हो और विशेष गुणी अध्यापक हो, उनकी कमी जो है वह दूरदर्शन के माध्यम से पूरी होती है। तो यह क्या है, दूरदर्शन का गुण है। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 77 है, संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो संचार की दो विशेषताएं, अस्पष्टता का सिद्धांत और ध्यान आकर्षण का सिद्धांत। अब देखिए संचार की कोई दो विशेषताएं हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का कोई दो विशेषता। तो इसमें अस्पष्टता होती है कि अगला कहना क्या चाह रहा है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और ये जो है वह ध्यान को आकर्षित करता है। दो चीजें हैं संचार की विशेषता में। और संचार या तो पूर्ण होगा या तो बिल्कुल शून्य होगा, या तो किसी तक सूचना जाएगी ही नहीं या तो पूरी जाएगी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन यानी कि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एजुकेशनल दूरदर्शन बोल दीजिए। तो इसीलिए इसको ईटीवी, एजुकेशनल टीवी बोला जाता है। ई क्या है, एजुकेशनल, और टीवी टेलीविजन आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सही। इसके बाद देखते हैं 79 है, पैकेजेस का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपने सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। अब कोई भी कंपनी है उसके पास ढेर सारे आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को स्टोर करना होता है, उन आंकड़ों में जोड़ घटाना करके नए आंकड़े बनाने होते हैं, एनालिसिस करना होता है, और साथ ही साथ पत्राचार करना होता है। ठीक, प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। तो ये सभी काम होते हैं किसी भी कंपनी में, और ये सब जिन सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है उन्हें पैकेजेस बोला जाता है। ठीक, तो इन्हीं पैकेजेस को यहाँ पे पूछ रहा है कि पैकेजेस का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपने सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से, ठीक है, आंकड़े जितने भी हैं उनको व्यवस्थित करना है, जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैकेजेस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 80 है, पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो पैकेजेस आपको पता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, प्रेजेंटेशन पैकेज होता है, वर्कशीट पैकेज होता है, डेटाबेस पैकेज होता है। ठीक, देखिए जब एक दूसरे से पत्र के माध्यम से बातचीत करना रहेगा, कुछ सूचना जारी करनी रहेगी, तो वहां पे काम आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड, ये वर्ड शब्द वाला है। ठीक है, तो शब्द आप कहाँ लिखते हो, शब्द आप कहाँ लिखते हो, आप पत्र में लिखते हो। ठीक, ये हो जाता है आपका वर्ड प्रोसेसर। प्रेजेंटेशन आप कहाँ देते हो, इस तरीके से पीपीटी बनाते हो आप। ठीक है, तो इसे, इसका नाम हो जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, आप लिख दीजिएगा। और वर्कशीट पैकेज भी लिख सकते हैं। तो ये वर्कशीट आपका क्या हो जाता है, वर्कशीट आपका हो जाता है, या स्प्रेडशीट, वर्कशीट, इस तरीके से जो आपको आंकड़े भरने होते हैं ये आपका वर्कशीट हो जाता है। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही कि डेटाबेस के लिए एक आपको रखना ही पड़ेगा जिससे आप कौन सा डेटा कहाँ रख रहे हो अच्छे से व्यवस्थित हो पाए। ठीक, तो ये पैकेजेस के बारे में आप समझ गए।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, एमएस आउटलुक क्या है। देखिए तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है। तो एमएस आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर। एमएस आउटलुक क्या होता है आपका, एमएस आउटलुक जो होता है वह आपका, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजर दिया गया है, लेकिन ये क्या होता है, यह आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर क्यों बोल रहा है, क्योंकि यह आपका जो होता है, ये जितना ईमेल वाला सिस्टम होता है इसमें ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक है। और कैलेंडर, इसमें कैलेंडर होता है जिसमें किस डेट पे आपको क्या काम है, ठीक है, क्या वर्क है आपको, वह आप सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने आपका कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके साथ आप चाहें तो जो मीटिंग है, जो भी आपको चीजें शेयर करनी है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये आप यहाँ पे एमएस आउटलुक में इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर हो जाता है आपका, ठीक है। तो एक तरीके से, और कितना आपने काम किया, किस किस दिन काम किया, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्सनल मैनेजर की तरह ही काम करता है सॉफ्टवेयर, जितना इसको डेटा देंगे उतना ही अच्छा काम करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है 82, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। एक वर्कशीट में देखिए कॉलम इस तरीके से, ये कॉलम जो होते हैं वह जाते जाते कितने होते हैं, 16,384 ये होते हैं। और इसके बाद ये जो रो होती है, ये वाली लाइन जो होती है, यह इस तरीके से जाते जाते ये लाइन देखिए कितनी होती है, 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है। तो कहीं कोई लिमिटेशन समझिए कि है ही नहीं, आप इतना सारा डेटा जो है वह एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 84 है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों के नाम उल्लेख करिए। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन मतलब कि वह साधन जिससे आप जो है वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो वो है आपकी ई बुक। ये ई बुक हो गया आपका, और वेब पोर्टल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। डिजिटल तो इसी ई बुक क्या होता है, डिजिटल होता है, और वेब पोर्टल भी आपको क्या होता है, डिजिटल होता है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 85 है, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था freshersworld.com, naukri.com और monster.com। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जा करके अपना स्किल मेंशन करके, ठीक है, अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, और उसके अनुसार जो है कंपनियां आपको कांटेक्ट करती हैं और आपको रोजगार मिल पाता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 86, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो ऑफिस में देखिए पूरे पैकेजेस यूज होते हैं, और हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट पैकेज की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें वर्ड आता है, यानी कि एमएस वर्ड, फिर एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है, और आउटलुक आता है, एमएस आउटलुक आता है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है, ये सभी ऑफिस यूज के लिए सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप लिख लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 87 है, कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय पत्राचार या रिपोर्ट तैयार करने में इसका जो होता है वह इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो प्रमुख साधन जो है वह निम्नलिखित है। इंटरनेट है, देखिए आईसीटी के साधन पूछ रहा है, आईसीटी के सूचना एवं संचार तकनीकी जो है, इसके
साधन पूछ रहा है तो इंटरनेट है, वीडियो डिस्क है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, रेडियो है, उपग्रह है। तो ये सभी क्या है? ये सभी इसके साधन है। इन सभी के द्वारा जो है वह सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इसको आप समझ गए आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसका 89 है डीटीपी। डीटीपी सोच रहे होंगे आप, ये क्या होता है? तो ये होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग या पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये देखिए एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है ये डीटीपी। ये क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो लोग प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से कौन सी किताब कब प्रिंट करनी है, किस तरीके से प्रिंट करनी है, यह इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 90 है डीटीपी से आप क्या समझते हैं? तो डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था फुल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है ये आपने समझ लिया। मैंने आपको बताया ही कि जो पब्लिशर्स होते हैं वह इस्तेमाल करते हैं इसको कि कब किस किताब को पब्लिश करना है, किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से पब्लिश करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है हाइपर लिंक से आप क्या समझते हैं? तो किसी पेज दस्तावेज को उसकी या अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपर लिंक कहलाता है। अब आप लोग वेबसाइट्स पे जाते होंगे, किसी भी वेबसाइट पे आप गए, ठीक है, ये पता हो गया आपका, ये इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ गई। अब वेबसाइट जब खुल करके आती है तो आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, कुछ फोटो दिखाई देती हैं और कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो नीले रंग में दिखाई देते हैं। मतलब जो रंग रहता है, जैसे काला यूजुअली रहता है तो काले से अलग नीला दिखाई देता है, और उस पे आप क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुल जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, एक पेज से दूसरा पेज जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हाइपर लिंक बोला जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द। अपशब्द मतलब खराब शब्द, जैसे कि जो किसी को भी अप्रिय लगता हो, गाली हो, ये सब क्या होते हैं? अपशब्द शब्द होते हैं। को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, ये हमने बहुविकल्पी में भी देखा था। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 HTML का पूरा नाम लिखें। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। एक तरीके की भाषा है। ठीक है, और जैसे क्या होता है, जैसे आपका मकान है, खाली जमीन है और उस पर घर का नक्शा जो होता है वह डिजाइन होता है, वैसे ही वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस पे डिसाइड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 94 है एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? तो कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पे गुजारना जिससे गतिशीलता का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। अब देखिए कई चित्र जो हो गए, ठीक है, कई चित्र जो हो गए उसको आप अगर तेजी से गुजारते हैं, ठीक है, कोई भी चित्र बना हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से इसी से जुड़ा हुआ चित्र जो है, इसका जो अगला मोशन है, अब देखिए कोई भी चित्र है ना, अब इस चित्र से आप तुरंत ये चित्र देखेंगे तो आपको मूविंग लगेगा, मूविंग लगेगा। तो इसी तरीके से जो कई स्थिर चित्र होते हैं या डॉक्यूमेंट्स पेजेस होते हैं उनको एक एक करके तेजी से स्क्रीन पे चलाया जाता है जिससे उसमें गतिशीलता, मोशन, अब जैसे मैं चल रहा हूं तो आपको चलते हुए दिखाई दे रहा हूं, वैसे ही ये एक तस्वीर इस तरीके से रुकी हुई दिखती है, फिर उसके बाद इसमें मोशन आपको
दिखता है। तो इसी तरीके से एनिमेशन भी होता है, आपको तरह तरह के दृश्यों को मूव करते हुए दिखाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको अलग से बनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा इसको बनाया जाता है और जो वास्तव में है उसको कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो एनिमेशन आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 95 है, सीडी रोम से आप क्या समझते हैं। तो सीडी रोम का मतलब क्या हो गया, यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम, पूरा नाम ही क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस पे एक बार जब लिख दिया गया तो वही लिखा रहेगा और इसको आप बार बार रीड कर पाओगे। लिखा ही है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब या तो खाली रहेगा, ठीक है, या तो खाली रहेगा, या तो अगर उस पे कुछ लिख दिया गया, कुछ इस पे आ गया, तो वही बस बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा और इस पे दूसरा कुछ नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 96 है, सीडी रोम का पूरा नाम लिखें। आपको बता ही दिया मैंने, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है सीडी रोम का पूरा नाम। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 97 है, डीवीडी का पूरा नाम। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या कहीं कहीं आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा यही मिलता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 98 है, डेस्कटॉप क्या होता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। ठीक है, डेस्कटॉप देखिए, आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है जिसपे आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जिसपे आपके इस तरीके से आइकन्स होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आपका वॉलपेपर होता है, यहाँ नीचे जो होते हैं ये आपका टास्क बार होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो फर्स्ट पेज होता है ये क्या होता है, ये आपका डेस्कटॉप होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है, वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है क्या कहलाता है। तो देखिए वह मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, उस मेमोरी को क्या कहते हैं जिसमें जो डेटा सेव किया गया है और कंप्यूटर में है, और जो है बिजली का कनेक्शन, लाइट चली जाती है मान लेते हैं, या शट डाउन कर दिया जाता है कंप्यूटर को, तो वो डेटा मिटता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलाटाइल मतलब होता है कि जो उड़ता हो। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल हो, जो उड़े नहीं। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, और इसमें कौन सी मेमोरी आती है, देखिए रैम जो होता है वह आपका वोलाटाइल होता है। ठीक है, रैम जो होता है वोलाटाइल होता है और रोम जो होता है आपका यह वोलाटाइल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में जो रैम है, अगर आप रैम से क्या होता है आपने मोबाइल में ही देखा होगा, या इसमें कंप्यूटर में ही एग्जांपल मान के चलिए, कई सारे सॉफ्टवेयर्स आपने खोल रखे हैं और उसके बाद आपने जो है वह अचानक कंप्यूटर का सप्लाई बंद कर दिया, उसके बाद फिर आप जैसे ऑन करोगे तो सब कुछ जो प्रोग्राम्स आपने खोल रखे होंगे वह बंद मिलेंगे और शुरू से जो है वह खुलेगा। इसके बाद देखिए तो संख्या 100 है, पेन ड्राइव क्या होता है। तो पेन ड्राइव आपको पता है कि ये एक छोटी डिवाइस होती है जिससे जो है जिसमें छोटी भंडारण की क्षमता होती है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है, और इसका उपयोग, इसके आगे भी लिखिएगा, इसका उपयोग जो है वह कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने या कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए होता है। ठीक है, ठीक, तो पेन ड्राइव समझ गए आप। और इस तरीके से प्रश्न संख्या 100 तक हमने कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न संख्या 100 तक आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में सीख पाएं और अपने कंप्यूटर विषय की तैयारी बहुत ही अच्छी कर पाएं। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको यह क्लास कैसी लगी और कितना आपका तैयारी हो पा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और जो भी आपके विचार होंगे, सजेशंस होंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए जो भी हम क्लास लेकर के आते हैं यूट्यूब पे आपके लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़िए और वहां से जाकर के अच्छी से अच्छी तैयारी, आप सबसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया गया है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। ऐप में आप कम समय में बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो ऐप के माध्यम से तैयारी करिए। ठीक है, अपने सेमेस्टर की। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की प्रश्नों को देखेंगे संख्या 101 से अगले पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।